आज आप सुनेंगे पिता के पत्र जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए हैं इंदिरा गांधी के लिए। इस पुस्तक में कुल 30 अध्याय हैं। प्रस्तावना। पत्रों के जरिए इस किताब में कही गई कहानी शाश्वत है। इन्हें मेरे परदादा ने मेरी दादी इंदिरा गांधी को तब लिखा था जब वे छोटी सी बच्ची थी। इनमें उन्होंने अपनी बेटी को इस संसार के आश्चर्यों की जानकारी दी थी जिसमें हम रहते हैं। मेरे परदादा की इतिहास की समझ इतनी आधुनिक और उदारवादी थी कि ये किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की तब थी। मैंने इन पत्रों को पहली बार बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा था। तब मैं 11 साल की थी, यानी इन्हें लिखे हुए 55 वर्ष बीत चुके थे, मगर फिर भी इन्होंने मुझे मुग्ध कर दिया। मैं घर लौटी तो दादी से पूछने के लिए मेरे दिमाग में सैकड़ों प्रश्न घूम रहे थे। अधिकांश लोगों को इंदिरा गांधी एक गंभीर और सख्त मिजाज व्यक्ति लगती थी, मगर वास्तव में वो बेहद स्नेही और ममतामयी थी। ये मेरा और मेरे भाई का सौभाग्य था कि हम उनके घर में बड़े हुए। उनकी संधि में हमें बहुत अच्छा लगता था। उनके साथ होना बहुत मज़ेदार होता था। वो जन्मजात शिक्षक थी, हर चीज में हमारी दिलचस्पी जगाती और अपने आसपास की दुनिया के प्रति हमारे दिमाग, आँख और कान खोलती। लॉन में जरा ही देर उनके साथ टहलना अपने आप में एक एडवेंचर और खोज हुआ करती थी। वे हमें नन्हे से पत्थर में भी उसके चक्र और टेक्सचर देखना, तितली के पंखों के इंद्रधनुषी रंगों को सराहना और आसमान में सितारों को पहचानना सिखाती। उनकी कहानियों और जो खेल हम खेलते हैं, उनकी वजह से लंच और डिनर का समय तो हमारे लिए दुनिया के इतिहास और सभ्यता को जानने का रोचक सबक होता था। इतिहास और प्रकृति के प्रति जो प्रेम उनके पिता ने उनमें भरा था, वो मेरे लिए दादी का मुझे दिया अनमोल तोहफा है। मुझे आशा है कि ये पुस्तक आपको प्रकृति की पुस्तक को पढ़ने में मददगार साबित होगी, जो कि आश्चर्यजनक कहानियों से अटी पड़ी है और आपको इस विषय में जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रेरित करेगी कि वो क्या चीज है जो किसी देश और उसके वासियों को महान बनाती है। साथ ही मुझे ये भी आशा है कि आपको भी पिता के पत्र पढ़कर उतना ही आनंद आएगा जितना मुझे इसे पढ़ने में आया था। प्रियंका गांधी, वडोदरा, नई दिल्ली। इंदिरा जी की कलम से। प्रायः बच्चे अपने माता पिता को आराध्य मानते हैं, लेकिन सब माता पिता अपने बच्चों के उतने ही अच्छे साथी नहीं होते जितने मेरे थे। मेरे पिता हर चीज में रुचि रखते थे और दूसरे को भी इसके लिए उत्साहित करते थे और ऐसा करने में उन्हें आनंद आता था। मेरे मन में अनेक प्रश्न उठते रहते थे और इसलिए उन्होंने मुझे दुनिया के बारे में बहुत सी बातें बताई। इस दुनिया में रहने वाले स्त्री पुरुषों के बारे में बताया और उन लोगों के बारे में बताया जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों द्वारा तथा साहित्य और कला के माध्यम से दूसरों को प्रभावित किया। उन्हें सबसे ज्यादा आनंद आता था हमारे अद्भुत देश के बारे में बोलने, बताने और लिखने में। इसकी प्राचीन उपलब्धियों और उसके गौरवमय इतिहास तथा बाद की इसकी अवनति तथा गुलामी के बारे में बताने में। एक बात जो उनके दिमाग में सबसे ज्यादा रहती थी, वह थी स्वतंत्रता की। केवल भारत की ही नहीं, बल्कि दुनिया के समस्त लोगों की स्वतंत्रता। ये चिट्ठियां जब मैं 8-9 साल की थी, तब मुझे लिखी गई थी। इनमें बताया गया है कि
पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और यह भी बताया गया है कि मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियां केवल पढ़कर रख देने के लिए नहीं थी, ये चिट्ठियां एक नई दृष्टि प्रदान करती है और लोगों के बारे में सोचने विचारने की भावना पैदा करती है और विश्व में चारों ओर क्या हो रहा है इसके बारे में जानने की अभिरुचि उत्पन्न करती है। इन चिट्ठियों से यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति को पुस्तक समझकर उसका अध्ययन करना चाहिए। मैं कंकड़ पत्थरों, पेड़ पौधों तथा कीड़े मकोड़ों के जीवन का तथा रातों को सितारे का दिलचस्प अध्ययन करने में घंटों व्यतीत कर देती थी। ये चिट्ठियां पुस्तक रूप में विभिन्न भाषाओं में पहले प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह आकर्षक नव संस्करण बच्चों को भगाएगा और उनमें नई चीजों को जानने की अभिरुचि पैदा करेगा, जैसा कि मूल चिट्ठियों को पढ़कर मेरे साथ हुआ था। इंदिरा गांधी, नई दिल्ली, 7 नवंबर 1977। 2 शब्द। 3 बरस हुए मैंने ये खत अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे थे। वह उस समय मसूरी में थी और मैं इलाहाबाद में था। वह 10 वर्ष की थी और ये खत उसी के लिए लिखे गए थे और किसी दूसरे का ख्याल नहीं था। लेकिन फिर बाद में बहुत से मित्रों ने मुझे राय दी कि मैं इनको छपवाऊं ताकि और लड़के लड़कियां भी इनको पढ़े। पत्र अंग्रेजी भाषा में लिखे गए थे और करीब 2 वर्ष हुए अंग्रेजी में छपे भी थे। मैं चाहता था कि हिंदी में भी ये जल्दी निकले, लेकिन और कामों में मैं फंसा रहा और कई कठिनाइयां पेश आ गई, इसलिए देर हो गई। ये खत एकाएक खत्म हो जाते हैं। गर्मी का मौसम खत्म हुआ और इंदिरा पहाड़ से लौट आई। फिर ऐसे खत लिखने का मौका मुझे नहीं मिला। उसके बाद के साल वह पहाड़ नहीं गई और 2 बरस बाद 1930 में मुझे नैनी की, जो पहाड़ नहीं है, यात्रा करनी पड़ी। नैनी जेल में कुछ और पत्र मैंने इंदिरा को लिखे, लेकिन वे भी अधूरे रह गए और मैं छोड़ दिया गया। ये नए खत इस किताब में शामिल नहीं हैं। अगर मुझे बाद में कुछ और लिखने का मौका मिला तब शायद वे भी छापे जाए। मुझे मालूम नहीं कि और लड़के लड़कियां इन खतों को पसंद करेंगे या नहीं, पर मुझे आशा है कि जो इनको पढ़ेंगे वे हमें, हमारी दुनिया और उसके रहने वाले को एक बड़ा कुटुंब समझेंगे और भिन्न भिन्न देशों के रहने वाले में जो वैमनस्य और दुश्मनी है वह उनमें नहीं होगी। इन अंग्रेजी पत्रों का हिंदी में अनुवाद श्री प्रेमचंद्र ने किया है और उनका मैं बहुत मशहूर हूँ। जवाहरलाल नेहरू, 6 जुलाई 1931। संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है मगर फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि
इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज ना थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, कितने मजे की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसकी पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया है और उसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने
तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उससे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उससे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। अगली अध्याय है शुरू का इतिहास कैसे लिखा गया। अपने पहले पत्र में मैंने तुम्हें बताया था कि हमें संसार की किताब से ही दुनिया के शुरू का हाल मालूम हो सकता है। इस किताब में चट्टान, पहाड़, घाटियां, नदियां, समुद्र, ज्वालामुखी और हर एक चीज जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं शामिल है। यह किताब हमेशा हमारे सामने खुली रहती है, लेकिन बहुत ही थोड़े आदमी इस पर ध्यान देते या इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे पढ़ना और समझना सीख ले तो हमें इसमें कितनी ही मनोहर कहानियां मिल सकती है। इसके पत्थर के पृष्ठों में हम जो कहानियां पढ़ेंगे वे परियों की कहानियों से कहीं सुंदर होगी। इस तरह संसार की इस पुस्तक से हमें उस पुराने जमाने का हाल मालूम हो जाएगा, जबकि हमारी दुनिया में कोई आदमी या जानवर ना था। जो जो हम पढ़ते जाएंगे, हमें मालूम होगा कि पहले जानवर कैसे आए और उनकी तादाद कैसे बढ़ती गई। उनके बाद आदमी आए, लेकिन वे उन आदमियों की तरह ना थे जिन्हें हम आज देखते हैं। वे जंगली थे और जानवरों में और उनमें बहुत कम फर्क था। धीरे धीरे उन्हें तजुर्बा हुआ और उनमें सोचने की ताकत आई। इसी ताकत ने उन्हें जानवरों से अलग कर दिया। यह असली ताकत थी जिसने उन्हें बड़े से बड़े और भयानक से भयानक जानवर से ज्यादा बलवान बना दिया। तुम देखती हो कि एक छोटा सा आदमी एक बड़े हाथी के सिर पर बैठकर उससे जो चाहता है करा लेता है। हाथी बड़े डील डॉल का जानवर है और उस महावत से कहीं ज्यादा बलवान है जो उसकी गर्दन पर सवार है। लेकिन महावत में सोचने की ताकत है और उसी की बदौलत वह मालिक है और हाथी उसका नौकर। जो आदमी में सोचने की ताकत बढ़ती गई, उसकी सूझ भी बढ़ती गई। उसने बहुत सी बातें सोच निकाली। आग जलाना, जमीन जोतकर खाने की चीजें पैदा करना, कपड़ा बनाना और पहनना और रहने के लिए घर बनाना, ये सभी बातें उसे मालूम हो गई। बहुत से आदमी मिलकर एक साथ रहते थे और इस तरह पहले शहर बने।
शहर बनने से पहले लोग जगह जगह घूमते फिरते थे और शायद किसी तरह के खेमों में रहते होंगे। तब तक उन्हें जमीन से खाने की चीजें पैदा करने का तरीका नहीं मालूम था। न उनके पास चावल थे, न गेहूं जिससे रोटियां बनती है, न तो तरकारियां थी और न दूसरी चीजें जो हम आज खाते हैं। शायद कुछ फल और बीज उन्हें खाने को मिल जाते हों, मगर ज्यादातर वे जानवरों को मारकर उनका मांस खाते थे। ज्यों-ज्यों शहर बनते गए, लोग तरह तरह की सुंदर कलाएं सीखते गए। उन्होंने लिखना भी सीखा, लेकिन बहुत दिनों तक लिखने को कागज ना था और लोग भोजपत्र या ताड़ के पत्तों पर लिखते थे। आज भी बाज पुस्तकालयों में तुम्हें समूची किताबें मिलेगी जो उसी पुराने जमाने में भोजपत्र पर लिखी हुई थी। तब कागज बना और लिखने में आसानी हो गई, लेकिन छापे खाने ना थे और आजकल की भांति किताबें हजारों की तादाद में न छप सकती थी। कोई किताब जब लिख ली जाती थी तो बड़ी मेहनत के साथ हाथ से उसकी नकल की जाती थी। ऐसी दशा में किताबें बहुत ना थी। तुम किसी किताब बेचने वालों की दुकान पर जाकर चटपट किताब ना खरीद सकती। तुम्हें किसी से उसकी नकल करानी पड़ती और उसमें बहुत समय लगता। लेकिन उन दिनों लोगों के अक्षर बहुत सुंदर होते थे और आज भी पुस्तकालय में ऐसी किताबें मौजूद हैं जो हाथ से बहुत सुंदर अक्षरों में लिखी गई थी। हिंदुस्तान में खासकर संस्कृत, फारसी और उर्दू की किताबें मिलती है। अक्सर नकल करने वाले पृष्ठों के किनारे पर सुंदर बेल बूटे बना दिया करते थे। शहरों के बाद धीरे धीरे देशों और जातियों की बुनियाद पड़ी। जो लोग एक मुल्क में पास पास रहते थे, उनका एक दूसरे से मेल जोल हो जाना स्वाभाविक था। वे समझने लगे कि हम दूसरे मुल्क वालों से बढ़ चढ़कर हैं और बेवकूफ़ी से उनसे लड़ने लगे। उनकी समझ में यह बात ना आई और आज भी लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि लड़ने और एक दूसरे की जान लेने से बढ़कर बेवकूफ़ी की बात और कोई नहीं हो सकती है। इससे किसी को फायदा नहीं होता। जिस जमाने में शहर और मुल्क बने, उसकी कहानी जानने के लिए पुरानी किताबें कभी-कभी मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी किताबें बहुत नहीं है। हाँ, दूसरी चीजों से हमें मदद मिलती है। पुराने जमाने के राजे महाराजे अपने समय का हाल पत्थर के टुकड़ों और खंभों पर लिखवा दिया करते थे। किताबें बहुत दिन तक नहीं चल सकती। उनका कागज बिगड़ जाता है और उसे कीड़े खा जाते हैं, लेकिन पत्थर बहुत दिन चलता है। शायद तुम्हें याद होगा कि तुमने इलाहाबाद के किले में अशोक की बड़ी लाट देखी है। कई 100 साल हुए। अशोक हिंदुस्तान का एक बड़ा राजा था। उसने उस खंभे पर अपना एक आदेश खुदवा दिया है। अगर तुम लखनऊ के अजायब घर में जाओ तो तुम्हें बहुत से पत्थर के टुकड़े मिलेंगे जिन पर अक्षर खुदे हैं। संसार के देशों का इतिहास पढ़ने लगोगी तो तुम्हें उन बड़े बड़े कामों का हाल मालूम होगा जो चीन और मिस्र वालों ने किए हैं। उस समय यूरोप के देशों में जंगली जातियां बसती थी। तुम्हें हिंदुस्तान के उस शानदार जमाने का हाल भी मालूम होगा जब रामायण और महाभारत लिखे गए और हिंदुस्तान शक्तिशाली और धनवान देश था। आज हमारा मुल्क बहुत गरीब है और एक विदेशी जाति हमारे ऊपर राज कर रही है। हम अपने ही मुल्क में आजाद नहीं हैं और जो कुछ करना चाहे नहीं कर सकते।
लेकिन यह हाल हमेशा नहीं था, और अगर हम पूरी कोशिश करें तो शायद हमारा देश फिर आजाद हो जाए, जिससे हम गरीबों की दशा सुधार सके और हिंदुस्तान में रहना उतना ही आरामदेह हो जाए जितना कि आज यूरोप के कुछ देशों में है। मैं अपने अगले खत में संसार की मनोहर कहानी शुरू से लिखना आरंभ करूंगा। अगला अध्याय है जमीन कैसे बनी। तुम जानती हो कि जमीन सूरज के चारों ओर घूमती है और चांद जमीन के चारों तरफ घूमता है। शायद तुम्हें यह भी याद है कि ऐसे और भी कई गोले हैं जो जमीन की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये सब उपग्रह कहलाते हैं, इसलिए कि वह जमीन के ही आसपास रहता है। दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं। सूरज उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर मानो एक सुखी परिवार बन जाता है। इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। सौर का अर्थ है सूरज का। सूरज इन सब ग्रहों और उपग्रहों का बाबा है, इसलिए इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। रात को तुम आसमान में हजारों सितारे देखती हो। इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं और बाकी सितारे हैं। क्या तुम बता सकती हो कि ग्रह और तारे में क्या फर्क है? ग्रह हमारी जमीन की तरह सितारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बड़े नजर आते हैं क्योंकि जमीन से उनका फासला कम है। ठीक ऐसा ही समझो जैसे चांद, जो बिल्कुल बच्चों की तरह है, हमारे नजदीक होने की वजह से इतना बड़ा मालूम होता है। लेकिन सितारे और ग्रहों को पहचानने का असली तरीका यह है कि वे जगमगाते हैं या नहीं। सितारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं जगमगाते। इसका सबब यह है कि ग्रह सूरज की रोशनी से चमकते हैं। चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वह धूप की है। असली सितारे बिल्कुल सूरज की तरह हैं। वह बहुत गर्म जलते ही गोले हैं जो आप ही आप चमकते हैं। दरअसल सूरज खुद एक सितारा है। हमें यह बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है, इसलिए कि जमीन से उसकी दूरी और सितारों से कम है। इससे अब तुम्हें मालूम हो गया है कि हमारी जमीन भी सूरज के परिवार में सौर जगत में है। हम समझते हैं कि जमीन बहुत बड़ी है और हमारी जैसी छोटी सी चीज को देखते हुए वह है भी बहुत बड़ी। अगर किसी तेज गाड़ी या जहाज पर बैठो तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं, लेकिन हमें चाहे यह कितनी ही बड़ी दिखाई दे, असल में यह धूल की एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है। सूरज जमीन से करोड़ों मील दूर है और दूसरे सितारे इससे भी ज्यादा दूर हैं। ज्योतिषी या वे लोग जो कि सितारों के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं, हमें बतलाते हैं कि बहुत दिन पहले हमारी जमीन और सारे ग्रह सूरज में ही मिले हुए थे। आजकल की तरह उस समय भी सूरज जलती हुई धातु का निहायत गर्म गोला था। किसी वजह से सूरज के छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े, लेकिन वे अपने पिता सूरज से बिल्कुल अलग न हो सके। वे इस तरह सूरज के गिर्द चक्कर लगाने लगे जैसे उनको किसी ने रस्सी से बांधकर रखा हो। यह विचित्र शक्ति जिसकी मैंने रस्सी से मिसाल दी है, एक ऐसी ताकत है जो छोटी चीजों को बड़ी चीजों की तरफ खींचती है। यह वही ताकत है जो वजनदार चीजों को जमीन पर गिरा देती है। हमारे पास जमीन ही सबसे भारी चीज है,
इसी से वह हर एक चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। इस तरह हमारी जमीन भी सूरज से निकल भागी थी। उस जमाने में यह बहुत गर्म रही होगी। इसके चारों तरफ की हवा भी बहुत ही गर्म रही होगी, लेकिन सूरज से बहुत ही छोटी होने के कारण वह जल्दी ठंडी होने लगी। सूरज की गर्मी भी दिन व दिन कम होती जा रही है, लेकिन उसे बिल्कुल ठंडे हो जाने में लाखों बरस लगेंगे। जमीन के ठंडे होने में बहुत थोड़े दिन लगे। जब यह गर्म थी तब इस पर कोई जानदार चीज जैसे आदमी, जानवर, पौधे या पेड़ ना रह सकते थे। सब चीजें जल जाती। जैसे सूरज का एक टुकड़ा टूटकर जमीन हो गया, उसी तरह जमीन का एक टुकड़ा टूटकर निकल भागा और चांद हो गया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि चांद से निकालने से जो गड्ढा हो गया है वह अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत सागर है। मगर जमीन को ठंडे होने में भी बहुत दिन लग गए। धीरे धीरे जमीन की ऊपरी तह तो ज्यादा ठंडी हो गई, लेकिन उसका भीतरी हिस्सा गर्म बना रहा। अब भी अगर तुम किसी कोयले की खान में घुसो तो ज्यों-ज्यों तुम नीचे उतरोगी, गर्मी बढ़ती जाएगी। शायद अगर तुम बहुत दूर नीचे चली जाओ तो तुम्हें जमीन अंगारे की तरह मिलेगी। चांद भी ठंडा होने लगा। वह जमीन से भी ज्यादा छोटा था, इसलिए उनके ठंडे होने से जमीन से भी कम दिन लगे। तुम्हें उसकी ठंडक कितनी प्यारी मालूम होती है। उसे ठंडा चांद भी कहते हैं। शायद वह बर्फ के पहाड़ों और बर्फ से ढके हुए मैदानों से भरा हुआ है। जब जमीन ठंडी हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वह जमकर पानी बन गई और शायद मेघ बनकर बरस पड़ी। उस जमाने में बहुत ही ज्यादा पानी बरसा होगा। यह सब पानी जमीन के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इस तरह बड़े बड़े समुद्र और सागर बन गए। जो जो जमीन ठंडी होती गई और समुद्र भी ठंडे होते गए, त्यों त्यों दोनों जानदार चीजों के रहने लायक होते गए। दूसरे खत में मैं तुम्हें जानदार चीजों के पैदा होने का हाल लिखूंगा। अगला अध्याय है जानदार चीजें कैसे पैदा हुई। पिछले खत में मैं तुम्हें बतला चुका हूँ कि बहुत दिनों तक जमीन इतनी गर्म थी कि कोई जानदार चीज उस पर रह ही नहीं सकती थी। तुम पूछोगी कि जमीन पर जानदार चीजों का आना कब शुरू हुआ और पहले कौन कौन सी चीजें आई। यह बड़े मजे का सवाल है, पर इसका जवाब देना भी आसान नहीं है। पहले यह देखो कि जान है क्या चीज। शायद तुम कहोगी कि आदमी और जानवर जानदार है, लेकिन दरख्तों और झाड़ियों, फूलों और तरकारियों को क्या कहोगी। यह मानना पड़ेगा कि वे सभी जानदार हैं। वे पैदा होते हैं, पानी पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं और मर जाते हैं। दरख्त और जानवर में खास फर्क यह है कि जानवर चलता फिरता है और दरख्त हिल नहीं सकते। तुमको याद होगा कि मैंने लंदन के क्यू गार्डन में तुम्हें कुछ पौधे दिखाए थे। ये पौधे तुम्हें आर्किड और पीचर कहते हैं। सचमुच मक्खियां खा जाते हैं। इसी तरह कुछ जानवर भी ऐसे हैं जो समुद्र के नीचे रहते हैं और चल फिर नहीं सकते। स्पंज ऐसा ही जानवर है। कभी कभी तो तुम किसी चीज को देखकर यह बतलाना मुश्किल हो जाता है कि वह पौधा है या जानवर। जब तुम वनस्पति शास्त्र, पेड़ पौधों की विद्या या जीव शास्त्र, जिसमें जीव जंतुओं का हाल लिखा होता है, पढ़ोगी तो तुम इन अजीब चीजों को देखोगी जो ना जानवर है ना पौधा।
कुछ लोगों का ख्याल है कि पत्थरों और चट्टानों में भी एक किस्म की जान है और उन्हें भी एक तरह का दर्द होता है, मगर हमको इसका पता नहीं चलता। शायद तुम्हें इन महाशय की याद होगी जो हमसे जिनेवा में मिलने आए थे। उनका नाम है सर जगदीश बोस। उन्होंने परीक्षा करके साबित किया है कि पौधे में बहुत कुछ जान होती है। इसका ख्याल है कि पत्थरों में भी कुछ जान होती है। इससे तुम्हें मालूम हो गया होगा कि किसी चीज को जानदार या बेजान कहना कितना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त हम पत्थरों को छोड़ देते हैं, सिर्फ जानवरों और पौधों पर ही विचार करते हैं। आज संसार में हजारों जानदार चीजें हैं। वे सभी किस्म की हैं, मर्द हैं और औरतें हैं, और इनमें से कुछ लोग होशियार हैं और कुछ लोग बेवकूफ हैं। जानवर भी हैं, बहुत तरह के हैं, और उनमें भी कुछ हाथी, बंदर या चींटी की तरह समझदार जानवर हैं, और बहुत से जानवर तो बिल्कुल बेसमझ भी हैं। मछलियां और समुद्र की बहुत सी चीजें जानदारों में और भी नीचे दर्जे की है। उनसे भी नीचा दर्जा स्पंजों और मुरब्बे की शक्ल की मछलियों का है, जो आधा पौधा और आधा जानवर है। अब हमको इस बात का पता लगाना है कि भिन्न भिन्न प्रकारों के जानवर एक साथ और एक वक्त पैदा हुए या एक एक करके धीरे धीरे। हमें यह कैसे मालूम हो? उस पुराने जमाने की लिखी हुई तो कोई किताब है नहीं, लेकिन क्या संसार की पुस्तक से हमारा काम चल सकता है? हाँ, चल सकता है। पुरानी चट्टानों में जानवरों की हड्डियां मिलती है। इन्हें अंग्रेजी में फॉसिल्स या पथराई हुई हड्डी कहते हैं। इन हड्डियों से इस बात का पता चलता है कि उस चट्टान के बनने से बहुत पहले वह जानवर जरूर रहा होगा जिसकी हड्डियां मिली है। तुमने इस तरह की बहुत सी छोटी और बड़ी हड्डियां लंदन के साउथ कैंगिस्टन के अजैब घर में देखी थी। जब कोई जानवर मर जाता है तो उसका नर्म और मांस वाला भाग तो फौरन सड़ जाता है, लेकिन उसकी हड्डियां बहुत दिनों तक बनी रहती है। ये हड्डियां उस पुराने जमाने के जानवरों का कुछ हाल हमें बताती है। लेकिन अगर कोई जानवर बिना हड्डी का ही हो, जैसे मुरब्बे की शक्ल वाली मछलियां होती है, तो उसके मर जाने पर कुछ भी बाकी ना रहेगा। जब हम चट्टानों को गौर से देखते हैं और बहुत सी पुराने हड्डियों को जमा कर लेते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है कि भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। सबके सब एक बारगी कहीं से कूदकर नहीं आ गए। सबसे पहले छिलकेदार जानवर पैदा हुए, जैसे घोंगे। समुद्र के किनारे तुम जो सुंदर घोंगे बटोरती हो, वह उन जानवरों के छिलके हैं जो मर चुके हैं। उसके बाद ज्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर पैदा हुए, जिन सांप और हाथी जैसे बड़े जानवर थे, और वे चिड़िया और जानवर भी जो आज तक मौजूद हैं। सबसे आदमियों की हड्डियां मिली है। इससे यह पता चलता है कि जानवरों के पैदा होने में भी एक क्रम था। पहले नीचे दर्जे के जानवर आए, तब ज्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर पैदा हुए, और जो दिन गुजरते गए वे और भी बारीक होते गए, और आखिर में सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर यानी आदमी पैदा हुआ। सीधे साधे स्पंज और घोंगे में कैसी इतनी तब्दीलियां हुई और वे कैसे इतने ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए, यह बड़ी मजेदार कहानी है, और किसी दिन मैं इसका हाल बताऊंगा।
इस वक्त तो हम सिर्फ उस जानवरों का जिक्र कर रहे हैं जो पहले पैदा हुए। जमीन के ठंडे हो जाने के बाद शायद पहली जानवर चीज वह नर्म मुरम्मे की सी चीज थी जिस पर ना कोई खोल था और ना कोई हड्डी थी। वह समुद्र में रहती थी। हमारे पास उसकी हड्डियां नहीं हैं क्योंकि उनकी हड्डियां थी ही नहीं, इसलिए हमें कुछ ना कुछ अटकल से काम लेना पड़ता है। आज भी समुद्र में बहुत सी मुरब्बे की सी चीजें हैं जो गोल होती है, लेकिन उनकी सूरत बराबर बदलती रहती है क्योंकि ना उनमें कोई हड्डी है ना खोल। उनकी सूरत कुछ इस तरह की होती है। तुम देखती हो कि बीच में एक दाग है, इसे बीज कहते हैं और एक तरह से उसका दिल है। यह जानवर है या इन्हें जो चाहो कहो, एक अजीब तरीके से कटकर एक के दो हो जाते हैं। पहले वे एक जगह पतले होने लगते हैं और इसी तरह पतले होते चले जाते हैं, यहाँ तक कि टूटकर दो मुरब्बे की सी चीजें बन जाते हैं और दोनों की शक्ल असली लोथरे की सी होती है। बीज या दिल के भी दो टुकड़े हो जाते हैं और दोनों लोथरे के हिस्सों में इसका एक एक टुकड़ा आ जाता है। इस तरह ये जानवर टूटते और बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह की कोई चीज सबसे पहले हमारे संसार में आई होगी। जानदार चीजों का कितना सीधा साधा और तुच्छ रूप था। सारी दुनिया में इससे अच्छी या ऊंचे दर्जे की चीज उस वक्त ना थी। असली जानवर पैदा न हुए थे और आदमी के पैदा होने में लाखों बरस की देर थी। इन लोथरों के बाद समुद्र की घास और घोंघे, केकड़े और कीड़े पैदा हुए। तब मछलियां आई। इनके बारे में हमें बहुत सी चीजें मालूम होती है क्योंकि उन पर कड़े खोल या हड्डियां थी। इसे वे हमारे लिए छोड़ गई है ताकि उनके मरने के बहुत दिनों के बाद हम उन पर गौर कर सके। यह घोंघे समुद्र के किनारे जमीन पर पड़े रह गए। इन पर बालू और ताजी मिट्टियां जमती गई और ये बहुत हिफाजत से पड़े रहे। नीचे की मिट्टी, ऊपर की बालू और मिट्टी के बोझ और दबाव से कड़ी होती गई, यहाँ तक कि वह पत्थर जैसी हो गई। इस तरह समुद्र के नीचे चट्टानें बन गई। किसी भूचाल के आ जाने से या और किसी सबब से ये चट्टानें समुद्र के नीचे से निकल आई और सूखी जमीन बन गई। तब इस सूखी चट्टानों को नदियां और में बहा ले गए और जो हड्डियां उनमें लाखों वर्षों से छिपी थी बाहर निकल आई। इस तरह हमें ये घोंघे या हड्डियां मिल गई जिनसे हमें मालूम हुआ कि हमारी जमीन आदमी के पैदा होने के पहले कैसी थी। दूसरी चिट्ठी में हम इस बात पर विचार करेंगे कि ये नीचे दर्जे की जानवर कैसे बढ़ते बढ़ते आजकल की सूरत के हो गए। अगली अध्याय है जानवर कब पैदा हुए। हम बतला चुके हैं कि शुरू में छोटे छोटे समुद्री जानवर और पानी में होने वाले पौधे दुनिया की जानदार चीजों में थे। वे सिर्फ पानी में ही रह सकते थे और अगर किसी वजह से बाहर निकल आते और उन्हें पानी ना मिलता तो जरूर मर जाते होंगे। जैसे आज भी मछलियां सूखे में आने से मर जाती है, लेकिन उस जमाने में आजकल से कहीं ज्यादा समुद्र और दलदल में रहे होंगे। वे मछलियां और दूसरे पानी के जानवर जिनकी खाल जरा चिमड़ी थी, सूखी जमीन पर दूसरों से कुछ ज्यादा देर तक जी सकते होंगे क्योंकि उन्हें सूखने में देर लगती थी। इसलिए नर्म मछलियां और उन्हीं की तरह के दूसरे जानवर धीरे धीरे कम होते गए।
क्योंकि सूखी जमीन पर जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल था और जिनकी ख्याल ज्यादा सख्त थी वे बढ़ते गए। सोचो कितनी अजीब बात है। इसका यह मतलब है कि जानवर धीरे धीरे अपने को आसपास की चीजों के अनुकूल बना लेते हैं। तुमने लंदन के अजायब घर में देखा था कि जाड़ों में और ठंडे देशों में जहाँ कसरत से बर्फ गिरती है, चिड़िया और जानवर बर्फ की तरफ सफेद हो जाते हैं। गर्म देशों में जहाँ हरियाली और दस्तखत बहुत होते हैं, वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंग के हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वे अपने को उसी तरह बना लेते हैं जैसे उनके आसपास की चीजें हों। उसका रंग इसलिए बदल जाता है कि वे अपने को दुश्मनों से बचा सके। अगर उनका रंग आसपास की चीजों से मिल जाए तो वे आसानी से दिखाई ना देंगे। सर्द मुल्कों में उनकी खाल पर बाल निकल आते हैं जिससे वे गर्म रह सके। इसलिए चीते का रंग पीला और धारीदार होता है, उस धूप की तरह जो दरख्तों से होकर जंगल में आती है। वह घने जंगल में मुश्किल से दिखाई देता है। इस अजीब बात का जानना बहुत जरूरी है कि जानवर अपने रंग ढंग को आसपास की चीजों से मिला देते हैं। यह बात नहीं है कि जानवर अपने को बदलने की कोशिश करते हों, लेकिन जो अपने को बदलकर आसपास की चीजों से मिला देते हैं, उनके लिए जिंदा रहना ज्यादा आसान हो जाता है। उनकी तादाद बढ़ने लगती है, दूसरों की नहीं बढ़ती। इसलिए बहुत सी बातें समझ में आ जाती है। इससे यह मालूम हो जाता है कि नीचे दर्जे के जानवर धीरे धीरे ऊंचे दर्जों में पहुंच जाते हैं और मुमकिन है कि लाखों वर्षों बाद आदमी हो जाते हैं। हम ये तब्दीलियां जो हमारे चारों तरफ होती रहती है देख नहीं सकते, क्योंकि वे बहुत धीरे धीरे होती है और हमारी जिंदगी कम होती है। लेकिन प्रकृति अपना काम करती है और चीजों को बदलती और सुधारती रहती है। वह ना तो कभी रुकती है और ना आराम करती है। तुम्हें याद है कि दुनिया धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और इसका पानी सूखता जा रहा था। जब यह ज्यादा ठंडी हो गई तो जलवायु बदल गई और उसके साथ ही बहुत सी बातें बदल गई। जो जो दुनिया बदलती गई, जानवर भी बदलते गए और नए नए किस्म के जानवर पैदा होते गए। पहले नीचे दर्जे के दरियाई जानवर पैदा हुए, फिर ज्यादा ऊंचे दर्जे के। इसके बाद जब सूखी जमीन ज्यादा हो गई तो ऐसे जानवर पैदा हुए जो पानी और जमीन दोनों पर ही रह सकते हैं, जैसे मगर या मेढक। इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो सिर्फ जमीन पर रह सकते हैं और हवा में उड़ने वाली चिड़िया आई। मैंने मेढक का जिक्र किया है। इस अजीब जानवर की जिंदगी से बड़ी मजे की बात मालूम होती है। साफ समझ में आ जाता है कि दरियाई जानवर बदलते बदलते क्यों कर जमीन के जानवर बन गए। मेढक पहले मछली होता है, लेकिन बाद में वह खुश्की का जानवर हो जाता है और दूसरे खुश्की के जानवरों की तरह फेफड़े से सांस लेता है। उस पुराने जमाने में जब खुश्की के जानवर पैदा हुए तब बड़े बड़े जंगल थे। जमीन सारी की सारी झावर रही होगी, उस पर घने जंगल हो गए। आगे चलकर ये चट्टान और मिट्टी के बोझ से ऐसे दब गए कि वे धीरे धीरे कोयला बन गए। तुम्हें मालूम है, कोयला गहरी खानों से निकलता है। ये खाने असल में पुराने जमाने के जंगल हैं। शुरू शुरू में जमीन के जानवरों में बड़े बड़े सांप, छिपकलियां और घड़ियाल थे। इनमें से बाज 100 फीट लंबे थे।
100 फीट लंबे सांप या छिपकली का जरा ध्यान तो करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने इन जानवरों की हड्डियां लंदन के अजैब घर में देखी थी। इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो कुछ कुछ हाल के जानवरों से मिलते थे। ये अपने बच्चे को दूध पिलाते थे। पहले वे भी आजकल के जानवरों से बहुत बड़े होते थे। जो जानवर आदमी से बहुत मिलता जुलता है वह बंदर या बनमानुस है। इससे लोग ख्याल करते हैं कि आदमी बनमानुस की नस्ल है। इसका यह मतलब है कि जैसे और जानवरों ने अपने को आसपास की चीजें के अनुकूल बना लिया और तरक्की करते गए, इसी तरह आदमी भी पहले एक ऊंचे किस्म का बनमानुस था। यह सच है कि यह तरक्की करता गया या जो कहो प्रकृति उसे सुधारती रही, पर आज उसके घमंड का ठिकाना नहीं। वह ख्वाब करता है कि औरों जानवरों से उसका मुकाबला ही क्या। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम बंदरों और बनमानुसों के भाई बंद हैं और आज भी शायद हम में से बहुतेरों का स्वभाव बंदरों जैसा ही है। अगला अध्याय है आदमी कब पैदा हुआ। मैंने तुम्हें पिछले खत में बतलाया था कि पहले दुनिया में बहुत नीचे दर्जे के जानवर पैदा हुए और धीरे धीरे तरक्की करते हुए लाखों बरस में उस सूरत में आए जो हम आज देखते हैं। हमें एक बड़ी दिलचस्पी और जरूरी बात यह भी मालूम हुई कि जानवर हमेशा अपने को आसपास की चीजों से मिलाने की कोशिश करते गए। इस कोशिश में नए नए आदतें पैदा होती गई और वे ज्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर होते गए। हमें यह तब्दीली या तरक्की कई तरह से दिखाई देती है। इसकी मिसाल यह है कि शुरू के जानवरों में हड्डियां ना थी, लेकिन हड्डियों के बगैर वे बहुत दिनों तक जीते ना रह सकते थे, इसलिए उनमें हड्डियां पैदा हो गई। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पैदा हुई। इस तरह दो किस्म के जानवर हो गए, हड्डी वाले और बिना हड्डी वाले। जिन आदमियों या जानवरों को तुम देखती हो वे सब हड्डी वाले हैं। एक और मिसाल लो, नीचे दर्जे के जानवरों में मछलियां अंडे देकर उन्हें छोड़ देती है। वे एक साथ हजारों अंडे देती है, लेकिन उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। माँ बच्चों की बिल्कुल खबर नहीं लेती। वह अंडों को छोड़ देती है और उनके पास कभी नहीं आती। इन अंडों की हिफाजत तो कोई करता नहीं, इसलिए ज्यादातर मर जाते हैं। बहुत थोड़े से अंडों से मछलियां निकलती है। कितनी जानें बर्बाद जाती है। लेकिन ऊंचे दर्जे के जानवरों को देखो तो मालूम होगा कि उनके अंडे या बच्चे कम होते हैं, लेकिन वे उनकी खूब हिफाजत करते हैं। मुर्गी भी अंडे देती है, लेकिन वह उन पर बैठती है और उन्हें सेती है। जब बच्चे निकल आते हैं तो वह कई दिन तक उन्हें चुगाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ उनकी फिक्र छोड़ देती है। इन जानवरों में और उन जानवरों में जो बच्चे को दूध पिलाते हैं बड़ा फर्क है। ये जानवर अंडे नहीं देते। माँ अंडे को अपने अंदर लिए रहती है और पूरे तौर पर बने हुए बच्चे जनती है, जैसे कुत्ते, बिल्ली या खरगोश। इसके बाद माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन इन जानवरों में भी बहुत से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। खरगोश के कई महीने बाद बहुत से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मर जाते हैं। लेकिन ऊंचे दर्जे के जानवर एक ही बच्चा देते हैं और बच्चे को अच्छी तरह पालते पोसते हैं, जैसे हाथी। अब तुमको यह भी मालूम हो गया कि जानवर ज्यों-ज्यों तरक्की करते हैं वे अंडे नहीं देते, बल्कि अपनी सूरत के पूरे बने हुए बच्चे जनते हैं, जो सिर्फ बहुत छोटे होते हैं। ऊंचे दर्जे के जानवर आमतौर से एक बार में एक ही बच्चा देते हैं।
तुमको यह भी मालूम होगा कि ऊंचे दर्जे के जानवरों को अपने बच्चों से थोड़ा बहुत प्रेम होता है। आदमी सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर है, इसलिए माँ और बाप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। इससे यह मालूम होता है कि आदमी जरूर नीचे दर्जे के जानवरों से पैदा हुआ होगा। शायद शुरू के आदमी आजकल के आदमियों की तरह थे ही नहीं। वे आधे बनमानुस और आधे आदमी रहे होंगे और बंदरों की तरह रहते होंगे। तुम्हें याद है कि जर्मनी के हाइडलबर्ग में तुम हम लोगों के साथ एक प्रोफेसर से मिलने गई थी। उन्होंने एक अजैब खाना दिखाया था जिसमें पुरानी हड्डियां भरी हुई थी, खासकर एक पुरानी खोपड़ी जिसे वह संदूक में रखे हुए थे। ख्याल किया जाता है कि यह शुरू के आदमी की खोपड़ी होगी। हम अब उसे हाइडलबर्ग का आदमी कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि खोपड़ी हाइडलबर्ग के पास गड़ी हुई मिली थी। यह तो तुम जानती ही हो कि उस जमाने में ना तो हाइडलबर्ग का पता था ना किसी दूसरे शहर का। उस पुराने जमाने में जब आदमी इधर उधर घूमते फिरते थे, बड़ी सख्त सर्दी पड़ती थी, इसलिए उसे बर्फ का जमाना कहते हैं। बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जैसे आजकल उत्तरी ध्रुव के पास है, इंग्लैंड और जर्मनी के तहत बहते चले जाते थे। आदमियों का रहना बहुत मुश्किल होता होगा और उन्हें बड़ी तकलीफों से दिन काटने पड़ते होंगे। वे वहीं रह सकते होंगे जहां बर्फ के पहाड़ ना हो। वैज्ञानिक लोगों ने लिखा है कि उस जमाने में भूमध्य सागर ना था, बल्कि वहां एक या दो झीलें थी। लाल सागर भी ना था, यह सब जमीन थी। शायद हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा टापू था और हमारे सूबे पंजाब का कुछ हिस्सा समुद्र था। ख्याल करो कि सारा दक्षिणी हिंदुस्तान और मध्य हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा द्वीप है और हिमालय और उसके बीच में समुद्र लहरें मार रहा है। तब शायद तुम्हें जहाज में बैठकर मसूरी जाना पड़ता। शुरू में जब आदमी पैदा हुआ तो इसके चारों तरफ बड़े बड़े जानवर रहे होंगे और उसे उनसे बराबर खटका लगा रहता होगा। आज आदमी दुनिया का मालिक है और जानवरों से जो काम चाहता है करा लेता है। बाजों को वह पाल लेता है, जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली वगैरह। बाजों को वह खाता है और बाजों का वह दिल बहलाने के लिए शिकार करता है, जैसे शेर और चीता। लेकिन उस जमाने में वह मालिक ना था, बल्कि बड़े बड़े जानवर उसी का शिकार करते थे और वह उनसे जान बचाता फिरता था। मगर धीरे धीरे उसने तरक्की की और दिन व दिन ज्यादा ताकतवर होता गया, यहाँ तक कि वह सब जानवरों से मजबूत हो गया। यह बात उसमें कैसे पैदा हुई? बदन की ताकत से नहीं, क्योंकि हाथी उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। बुद्धि और दिमाग की ताकत से उसमें यह बात पैदा हुई। आदमी की अकल कैसे धीरे धीरे बढ़ती गई और इसका शुरू से आज तक का पता हम लगा सकते हैं। सच तो यह है कि बुद्धि की आदमियों को और जानवरों से अलग कर देती है। बिना समझ के आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं है। पहली चीज जिसका आदमी ने पता लगाया वह शायद आग थी। आजकल हम दिया सलाई से आग जलाते हैं, लेकिन दिया सलाइयाँ तो अभी हाल में बनी है। पुराने जमाने में आग बनाने का यह तरीका था कि दो चकमक पत्थरों को रगड़ते थे, यहाँ तक कि चिंगारी निकल आती थी और इस चिंगारी से सूखी घास या किसी दूसरी सूखी चीज में आग लग जाती थी। जंगलों में कभी कभी पत्थरों की रगड़ या किसी दूसरी चीज की रगड़ से आप ही आग लग जाती है।
जानवरों में इतनी अक्ल कहाँ थी कि इसका कोई मतलब की बात सोचते, लेकिन आदमी ज्यादा होशियार था। उसने आग के फायदे देखे। यह जाड़ों में उसे गर्म रखती थी और बड़े बड़े जानवरों को जो उसके दुश्मन थे भगा देती थी। इसलिए जब कभी आग लग जाती थी तो मर्द और औरतें उसमें सूखी पत्तियां फेंक फेंक कर उसे जलाए रखने की कोशिश करते होंगे। धीरे धीरे उन्हें मालूम हो गया कि वे चकमक पत्थरों को रगड़कर खुद आग पैदा कर सकते हैं। उसके लिए यह बड़े मार्के की बात थी, क्योंकि इसने उन्हें दूसरे जानवरों से ताकतवर बना दिया। आदमी को दुनिया का मालिक बनने का रास्ता मिल गया। इस वीडियो में आप पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, उसके 6 नंबर चैप्टर आदमी कब पैदा हुआ तक सुने हैं। अगली वीडियो में आप 7 नंबर चैप्टर से शुरू के आदमी से सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।